अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चे, हमने लास्ट टाइम यहाँ से पढ़ा था लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं हो सका। तो मैं इसे पढ़ाने तो नहीं लगा, बस स्लाइड को एक दफ़ा रिकॉर्डिंग के अंदर से गुजारने लगा हूँ, ताकि लेक्चर जब सेंड करूँ तो बच्चों को ये वाली स्लाइड्स भी साथ नज़र आ जाए। ठीक है, ये आपको मैंने पढ़ा दिया, बस ये एक दफ़ा गुजार दूँ अंदर से, रिकॉर्डिंग हो जाएगी इसकी भी। तो यहाँ से देखें, ये न्यू स्लाइड इसके अंदर डाली है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे एक फेजर जब रोटेट करता है तो आपकी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी साथ साथ अपनी वैल्यूज को चेंज करती है। देखें अभी डिफरेंस, कौन सा डिफरेंस है? ये फेज डिफरेंस। अभी फेज डिफरेंस जीरो था तो वो दोनों इन फेज थे। तो अब फेज लैग लीड, अब दोनों कोई ना कोई लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है। अब बिल्कुल 180 डिग्री होने के बाद ये आउट ऑफ फेज हो गए दोनों। और उसके बाद जैसे ही दोबारा ये 360 पर पहुंचेगा तो ये इन फेज हो जाएंगे। पता चल गया सबको? आगे देखेंगे, ये रोटेट करता जा रहा है, इसका नाम है रोटेटिंग वेक्टर, ये फेजर वेक्टर, फेजर। और जो साथ आपको ग्राफ दिखाए जा रहे हैं ये बेटा दो क्वांटिटीज के हैं। और आप देख लें कि जो ग्रीन कलर का वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि ये दो वेव्स थी तो हमने भी दो वेक्टर से बनाए, एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में बनाया है। और यहाँ पे जो मोटा सा इसका आगे मुंह बनाया हुआ है ये असल में एरो है इसका। अब इसको एरो ही समझे इसकी डायरेक्शन के लिए। तो कल आपको जो रूल्स बताए थे मैंने वो यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं। पहला रूल कि जो क्वांटिटी जीरो पर है और जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है, आपने उसके लिए वेक्टर बनाना हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, और उसका एरो आपने राइट साइड पे रखना है। और फिर उसे आपने रोटेट करते जाना है एंटी क्लॉकवाइज। और जब वो रोटेट करेगा तो वो तमाम अगले फेजेस को, अगली वैल्यूज को डिस्क्राइब करता जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है, आप चेक कर लें। तो वेक्टर को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो ये पीछे को भी जाता है और आगे को भी जाता है, दोनों तरह की रोटेशन दिखाई गई है। यहाँ पे भी चेक कर लें, आप आराम से देखें इसको। साथ साथ आपको एंगल शो हो रहे हैं, फेज शो हो रहे हैं, साथ 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 उसकी वेव डायग्राम शो हो रही है। वो रेड वाला वेक्टर चेक करें आप। रेड वाला जब ऊपर नीचे जाता है तो साथ साथ देखेंगे उसकी जो करॉस्पॉन्डिंग वेव है वो कैसे चेंज हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी कह लो कि पीक वैल्यू कब अचीव होती है। बाकियों को भी देखें क्योंकि एक साथ तीन यहाँ पे वेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि कंसेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। तो फेज यहाँ पे चेक कर लें आप, और तीनों वेक्टर्स की साथ साथ वे डायग्राम्स बनाई हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी को फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ शराइत पूरी करनी पड़ती हैं। पहली शर्त कि जो मैग्नीट्यूड होगी उस फेजर की वो पीक वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। और जब आपने किसी वेक्टर को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन देनी है तो ऐसे किसी के लिए भी नहीं दे देनी, सिर्फ उस अल्टरनेटिव क्वांटिटी के लिए वेक्टर को हॉरिजॉन्टल पोजीशन देनी है जो जीरो पर है और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास वेव फॉर्म आएगी अभी। उस वेव फॉर्म में आपने चेक करना है कि कौन है जो जीरो पर है और पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम जो वेक्टर बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। और तीसरी शर्त थी कि जो आपका रोटेटिंग वेक्टर है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी उस अल्टरनेटिव क्वांटिटी की है उतनी होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी वेक्टर डायग्राम कैसी होगी? पहले तो ये वे वाले डायग्राम चेक करें ना आप, वेव फॉर्म। इसमें अब देखें और मुझे बताएं कि कौन सी क्वांटिटी है जो जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है
जिसके लिए आप यहाँ पे अगर तो आप बुक के कंसेप्ट के मुताबिक करेंगे, मतलब कि जो आप बुक जिस तरह बनाती है उसके मुताबिक, तो फिर आपको ए पर, ओ पॉइंट पर यहाँ शुरू नहीं करना चाहिए। और कहाँ शुरू करना चाहिए, यहाँ से शुरू कर लेना चाहिए, ए पॉइंट से। इसका नाम ए रख दिया मैंने। वजह क्या है, वजह यह है कि ओ पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस है वो 180 से ज्यादा है। और मैंने आपको कल बताया था कि फेज डिफरेंस 180 से ज्यादा होता ही नहीं है दो वेव्स के दरमियान या दो वेक्टर्स के दरमियान, ठीक है। तो यहाँ बेटा ओ से अगर आपने शुरू करना है तो उसके लिए दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। फिलहाल बुक वाले तरीके से समझे सारा कुछ। तो मैं ए पर बना सकता हूँ, क्योंकि ए पर जो करंट क्वांटिटी है रेड कलर में जो वेव है, ये जीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रही है, चेक करें। क्योंकि इसका 75% हिस्सा तो पीछे ही गुजर चुका था, इसलिए हमने इसको यहाँ से जीरो से स्टार्ट किया है। तो ये पाई बाय टू पर किसका लिखा हुआ है, ये पाई बाय टू बेटा करंट का नहीं लिखा हुआ, ये वोल्टेज का लिखा हुआ है इन्होंने बस। करंट का यहाँ पे जीरो ही होगा जहाँ, और यहाँ पे जाके करंट का क्या हो जाएगा, पाई बाय टू। और करंट का यहाँ पे जाके पाई होना है, और फिर यहाँ पे जाके क्या होगा करंट का, पाई के बाद यहाँ ट्रफ बना है इसका, तो इसका 3 पाई बाय 2 होगा, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर उस दूसरी क्वांटिटी का, यानी ग्रीन वाली का, यानी वोल्टेज का 2 पाई है। तो अगर यहाँ 2 पाई है तो ये 3 पाई बाय 2 है, तो बड़ा किसका है फिर, बड़ा कौन है जी, फेज किसका बड़ा है जी, बताएं जी, जल्दी करें। एक्टिव भी है या नहीं आप लोग, किसका फेज बड़ा है जी, 2 पाई या 3 पाई बाय 2? उपाय का। हाँ जी, 2 पाई का जी। 2 पाई बड़ा है तो फिर यहाँ से ही पता चल जाता है कि वोल्टेज लीड कर रहा होगा फिर इसमें, है ना। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। और करंट क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। और इसका डिफरेंस 2 पाई और 3 पाई बाय 2 का डिफरेंस क्या आता है वैसे, इसका डिफरेंस पाई बाय 2 आता है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि 5/2। वोल्टेज, वोल्टेज थ्री वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, लेकिन कितना लीड कर रहा है, कितने फेज से लीड कर रहा है, पाई बाय 2 फेज से लीड कर रहा होगा, क्योंकि 2 पाई - 3 पाई बाय 2, इसका आंसर पाई बाय 2 आएगा। अब रूल्स के मुताबिक मुझे इसको अगर फेजर डायग्राम से या वेक्टर डायग्राम से शो करना है, क्योंकि वेक्टर डायग्राम को हम फेजर डायग्राम भी कहते हैं, फेजर डायग्राम। तो बेटा यहाँ पे अगर फेजर डायग्राम बनानी है तो मैं सबसे पहले किसको बनाऊं, वोल्टेज को या करंट को, क्योंकि मैं ए पॉइंट पर बनाना चाहता हूँ। ए पॉइंट पर ही बनाई जा सकती है, इससे पीछे तो फेज डिफरेंस 180 से ज्यादा है। तो ए पॉइंट पर बनाएं अगर आप, तो यहाँ पे चेक करें कौन सी क्वांटिटी है, करंट है या वोल्टेज है, जो जीरो से पॉजिटिवली इंक्रीज कर रही है। बताएं जी कौन सी है वो, करंट है या वोल्टेज। करंट। करंट है, तो मैं यहाँ पे इसे करंट को हॉरिजॉन्टल पोजीशन दूंगा, क्योंकि रूल मैंने यही बनाया था कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपने उसको देनी है जो जीरो पर हो और पॉजिटिवली इंक्रीज करे। तो मैं अब यहाँ पर करंट को हॉरिजेंटली यहाँ पे शो करता हूँ, लेकिन पीक वैल्यू का ध्यान रखते हुए। पीक वैल्यू तो आपको पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है इसकी, ये इतनी इतनी पीक वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इस पीक वैल्यू के बराबर एक वेक्टर लगाता हूँ और हॉरिजेंटल पोजीशन उसको दे देता हूँ। तकरीबन तकरीबन ये समझ लें कि मैंने पीक वैल्यू के बराबर इसकी लेंथ रखी है और इसे हॉरिजेंटल पोजीशन दे दी है। अब आपने दूसरा वेक्टर बनाना है, और दूसरा वेक्टर कौन सा है, वो वी का है। इसका नाम रख देता हूँ करंट, क्योंकि ये मैंने अभी करंट को रिप्रेजेंट किया है। और ये रूल के मुताबिक मैंने इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन दी। अब मैं वोल्टेज को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो वोल्टेज का कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि वो वेव फॉर्म भी ग्रीन ही है। तो यहाँ पे बेटा आप चेक करें कि इसी पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ये जो वोल्टेज है ये आपको पता है पाई बाय 2 पर पहुंच चुका है। वर्टिकल पोजीशन होगी इसके वेक्टर की, ठीक है। तो अब इसका वेक्टर बनाएंगे ऐसे, वर्टिकल। इसकी भी पीक वैल्यू का ध्यान रखते हुए बनाएंगे, इसकी जितनी भी पीक होगी उतना ही वेक्टर बनाना आपने। तो यहाँ मैंने वी को भी शो कर दिया और आई को भी शो कर दिया, ठीक है। ये इसकी पीक थोड़ी छोटी सी ना, चेक करें। थोड़ी सी छोटी थी तो इसलिए थोड़ी सी छोटी बनाने की कोशिश किया। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक थी इसकी बस। इस पीक को जहन में रखते हुए पीक वैल्यू के बराबर आपने उसकी मैग्नीट्यूड रखनी होती है।
अब आपने थीटा बनाना होता है, तो थीटा यहाँ पे डायरेक्ट मैं बना देता हूँ, बन जाता है 90। यहाँ देखें। और आपने मिनिमम एंगल बनाना होता है, मिनिमम पॉसिबल एंगल। तो मिनिमम पॉसिबल एंगल यहाँ पे यही बनता है, क्योंकि एक एंगल तो यहाँ से भी बनता है ना ऐसे, ये वाला। तो ये वाला नहीं लेना आपने, ठीक है। ये बड़ा एंगल है, तो रूल के मुताबिक आपने छोटा एंगल बनाना है। और ये कितना है यहाँ पे, ये 90 है, या इसे पाई/2 कहते हैं। इतना पता चल गया सबको। ये वेव डायग्राम या फेजर डायग्राम कैसे बनाई जाएगी अगले आर्टिकल्स में भी, ये आपको आस्ता आस्ता पता चलेगा जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको इससे भी अच्छा ट्रिक बताता हूँ कि आप किसी भी पॉइंट पर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप पॉइंट ओ पर बनाना चाहें, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। पहले मैं पॉइंट ओ पर डायग्राम सारी जगह बनती जाएंगी यहाँ पे ओ पर, और उसके बाद हम बनाएंगे ए पर। और फिर हम अगला पॉइंट का नाम रख लेते हैं यहाँ पे बी। अगले पॉइंट का रेड से नाम रख लेता हूँ बी। यहाँ बी पॉइंट पर भी मैं बनाऊंगा सब पॉइंट पर बनाएंगे। तो यहाँ बी पॉइंट पर वेव फॉर्म कैसी बनेगी इसकी। तो सबसे पहले आपने हमेशा याद रखना है वही रूल, हॉरिजॉन्टल पे जो हो उसको आपने बना देना करना है। हॉरिजॉन्टल वाले को आपने यहाँ पे शो कर देना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे वी है, तो अगर आपने वी को शो कर दिया है, मैं देखिए वी को ग्रीन से शो करने लगा, वी को मैंने हॉरिजॉन्टल पोजीशन दे दी यहाँ पे। चलो, ठीक है। अब ये वी है। अब दूसरा जो है ना, वो आपको नजर आ रहा है करंट, वो बहुत पीछे है। और अगर ट्रफ पे हो यहाँ पे, तो ट्रफ का आपको मैंने बताया था, क्योंकि गोल चक्कर पूरा लगाया था और हमने देखा था कि मेन पोजीशन पर रेस्ट ऐसे पर ऐसे होता है, एक्सट्रीम वाला ऐसे होता है, क्रस्ट वाला। और मीन पर दोबारा जब मीन पर आता है वो फिर ऐसे होता है। और जब वो अगले ट्रफ पर चला जाता है, यानी 3 पाई/2 पर, तब वो नीचे को होता है ऐसे। और दोबारा वो सीधा हो जाता है ऐसे। ये पता होना चाहिए आपको, वेक्टर रोटेट करते जा रहा है, ठीक है। पहले ये वाली पोजीशन थी, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और 270 पर जाके ये वाली, और 360 पर जाके ये वाली, ठीक है। तो पता चल गया होगा कि ये पोजीशन क्या। अब मुझे बताएं कि मैं अगर इसको करंट को शो करना है, इसी पॉइंट ओ पर ही शो करना है, तो मैं वेव फॉर्म इसकी बनाते हुए वेक्टर किधर को लगाऊं, नीचे को लगा दूं, ठीक है, नीचे को। नीचे को। नीचे को ही लगना पुत्र। ये नीचे को लगा दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अब आप एंगल किधर को बनाएंगे, एंगल कैसे शो करेंगे यहाँ पे। आपने रूल आपने याद रखना, छोटा सा रूल है कि आपने जब भी एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज ही बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा इस ऊपर वाली बुक वाली डायग्राम से जो पहले बनाई थी, कि थीटा फेज डिफरेंस है पाई/2। और ये आपको पता चल गया कि ऊपर वाली ये वाली वी वाली जो है, ये लीड कर रही है, ठीक है। वोल्टेज वाली लीड कर रही है, और फिर पाई/2 से कर रही है, क्योंकि ये ऊपर है, इसका फेज ज़्यादा ज़्यादा हो गया इसलिए ऊपर है। लेकिन इससे कंफ्यूजन रहेगी, बाकी पॉइंट्स पर भी आप नहीं बना पाएंगे या बहुत मुश्किल से बना पाएंगे। इसलिए हर पॉइंट बनाने के लिए हमें एक छोटा सा रूल याद रखना है कि जो एंगल होगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाया जाएगा। पहले मैं इसको रेड से इसको लिख लूँ कि ये मैंने वी बना आई बनाया अब ओ पॉइंट पर। और एंगल हमेशा आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना है ऐसे। और एक छोटा सा रूल लिख रहा हूँ कि जिधर को हेड होगा ना उस एरो का, हेड, जिस वेक्टर के साथ हेड जुड़ा होगा वो लीडर होगा, ठीक है। हेड वाली क्वांटिटी लीड कर रही होगी, लीडर होगा, ठीक है। जिसके साथ टेल होगी, जिसके साथ टेल जुड़ी होगी, क्योंकि आपने एंगल बनाना है एंटी क्लॉकवाइज। हेड और टेल आपने बनानी है खुद ही, बुक नहीं बनाएगी हेड और टेल, लेकिन आप बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फिर जल्दी। और कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है ये जल्दी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जिसके साथ टेल है वो पीछे रह जाएगा, टेल दुम वाला पीछे और सर वाला आगे। तो यहाँ से देख के बताओ कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। एंगल तो सबको साफ पता चल गया कि यहाँ दोनों के दरम्यान 90 डिग्री है। तो यहाँ से हेड किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए हेड वोल्टेज के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि वी लीड कर रहा है, वी लीड कर रहा है, ठीक है।
अब हर जगह वी लीड करता जाएगा, हर पॉइंट पर चेक कर लें आप। अब पॉइंट ए पर बना लें। पॉइंट ए पर बनाएंगे तो किधर को बनाएंगे, चेक करें पहले। मैं ग्रीन लगाता हूँ। उसका पॉइंट ए पर चेक करें, इसी को रोटेट करते जाएंगे ना, बन जाएगा। इसको अगर मैं रोटेट करूँ, इसी को थोड़ा आगे ले जाऊं, वी वाला ऊपर चला जाएगा। चेक करें, ये जो पहले लेटा हुआ था ये ऊपर चला जाएगा, और रेड वाला सीधा हो जाएगा। चेक कर लें आप। ये वी वाले का नाम क्या होगा, ये तो वोल्टेज है। तो रेड वाला सीधा नहीं हो जाएगा अब। ये रेड वाला जो नीचे था ये ऐसे सीधा हो जाएगा, ठीक है। और रेड वाले का नाम तो करंट था। और फिर आपने एंगल बनाना है, जब रूल वही फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। और आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाते हुए जो जहां पर एंगल खत्म होगा वहां आपने एरो लगाना है, ठीक है। तो इस वक्त भी आपको 90 ही नजर आ रहा है फेस। क्या वही डायग्राम नहीं बन गई आपकी जो बुक ने बनाई थी, ये वाली ऊपर वाली? तो इसी को रोटेट कर दो अगर मजीद 90 से, तो अगला पॉइंट आ जाएगा आपका बी वाला। उसको चेक कर लें आप। आप देखें पहले ग्रीन से शो करता हूँ, आखिरी है ये, यहाँ पे बना लेता हूँ थोड़ा आगे। तो अब देखें इसी को मजीद रोटेट किया, तो वी वाला अब यहाँ इधर को नहीं आ जाएगा, ये वी हो गया। और करंट अब ऊपर वर्टिकल नहीं हो जाएगा, करंट वर्टिकल हो जाएगा। करंट बटा देखें, बिल्कुल वर्टिकल हो गया ऐसे। और अब ये बी पॉइंट पर डायग्राम बन रही है, ठीक है। बी पॉइंट पर, और यहाँ पे एंगल बनाने के लिए फिर वही रूल, क्या आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना है। अब इधर को ले जाओ एंगल ये वाला, ठीक है। ठीक है, इस तरह से बताओ जी, ठीक है ना? नो। अब बताओ भाई, कोई बता तो रहा नहीं, यहाँ पे सारे लेफ्ट कर चुके हैं। हाँ, ठीक है, आंसर आ गया नो जी। ये आंसर, ये जो वेक्टर मैंने बनाया, क्या नाम है, एरो लगाया, ये गलत है, क्योंकि मैंने कहा था एंटी क्लॉकवाइज लगाना है। तो एंटी क्लॉकवाइज ये नहीं होता, एंटी क्लॉकवाइज ये होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ये होता है बेटे। एंटी क्लॉकवाइज एंगल लगाओगे तो अब तुम लोग बताओ, एंगल तो 90 बन रहा है अभी भी, तीनों डायग्राम में एंगल तो 90 ही है। लेकिन यहाँ पे आपको हेड कहाँ पे नजर आ रहा है, वोल्टेज के पास। हर डायग्राम में हेड आपका वोल्टेज के साथ ही है, तो इसका मतलब कि आपका जो लीडर है इस डायग्राम में वो वोल्टेज ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस दी गई वेव फॉर्म में वोल्टेज लीड कर रहा था। लेकिन हम इसको शो करना चाहते हैं अगर फेजर डायग्राम से, तो आप इस तरह से शो कर सकते हैं। आप भले आपको जो सा मर्जी रूल फॉलो करें, आपको मैंने सारे बता दिए हैं, बुक वाला भी सीधा सीधा बता दिया है। बुक वहां पे नहीं बनाती जहां पे 180 से ज्यादा होता है। लेकिन हम एरो वाली अगर बात याद रखें तो हर जगह बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, रेज कर दो सब कुछ। क्लियर है बच्चे? आगे देखिए। यस। अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ, यही कल बताया था, लेंथ ऑफ द वेक्टर विल रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल्स एंड एंगल बिटवीन द चेंज इन द फेज। यहाँ चेंज इन फेज से मुराद असल में फेज डिफरेंस ही है, ठीक है। फेज डिफरेंस, चेंज इन फेज का मतलब फेज डिफरेंस। जो मैंने पीछे एंगल बनाया था ना, वो फेज डिफरेंस ही था, क्योंकि जब दो वेव फॉर्म्स होंगी तो तब हम फेज डिफरेंस ही बनाएंगे ना, ज़ाहिर फेज तो अकेली एक वेव का ही होता है। तो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है ये वो है। इसी को बुक ने फेजर डायग्राम से किस तरह शो किया, ये चेक करें आप। फेजर डायग्राम आगे बनी हुई है, तो ये वही डायग्राम जो मैं पहले पे बनाई है, मैंने चेक करी है, आपकी बुक पे बनी होगी। बुक ने इस आई को बिल्कुल चेक करें आप, इस तरह से शो किया ओ आई लगा के, ठीक है। तो आप देख ले बुक पे आपकी ये कलर वगैरह देख ले, डिफरेंट तो नहीं है। अगर कलर डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, कलर की खैर है। बस ये डायग्राम मैच कर गई ना पीछे वाली। तो बुक ने किस तरह से शो किया, बुक ने एरो भी नहीं लगाया, चेक करें। लेकिन एरो से पता चल जाना था आपको कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। इसकी जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा अगले 3-4 आर्टिकल्स में, ये यूज होगा। तो फिर इंशाल्लाह आपको सबको जल्दी पता चल जाएगा कि कैसे लीड और लैग की समझ आएगी, ठीक है। अब ये चीजें सारी आपकी बुक पे कैसे लिखी हुई हैं, ये पूरा पेज आपकी बुक वाला नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसको रीड कर लेना आपने, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इसको जल्दी जल्दी आप रीड कर लें, या मैं भी साथ साथ आपको करवा सकता हूँ। ये देखो, एक साइनोसाइडली अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट
इसको कहता है ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेटिंग वेक्टर लेना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर, काउंटर का मतलब क्या होता है? एंटी। तो एंटी क्लॉकवाइज आपने रोटेटिंग वेक्टर लेना है, प्रोवाइडेड, लेकिन शर्त ये है कि ये दी गई नीचे वाली कंडीशंस फॉलो कर दे। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो फिर ही वो फेजर वेक्टर कहलाएगा। सबसे पहली शर्त कि लेंथ उस सर्टेन स्केल की, जो भी आपने स्केल चूज किया होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो पीक वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जाहिर करेगी। आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की जो भी पीक वैल्यू है ये वाली, आपने उतनी ही लेंथ का वेक्टर लेना है। दूसरी शर्त या दूसरी कंडीशन कि आपने अपने फेजर वेक्टर को उस वक्त हॉरिजॉन्टल पोजीशन देनी है, उस लम्हे हॉरिजॉन्टल पोजीशन देनी है जब आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी जीरो पर हो और वो पॉजिटिवली इंक्रीज करने लगे। पॉजिटिवली क्या करने लगे? इंक्रीज करने लगे। यहां तक क्लियर है बेटा? और आखिरी शर्त कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी उस रोटेटिंग वेक्टर की बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी क्वांटिटी की है। क्या मतलब इस बात का? भाई आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी, अगर मान लें ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसकी रोटेट करने की, रिवॉल्व करने की 50 है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये है ओमेगा। ठीक है? तो आप अगर इसको फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी कहें स्मॉल एफ, तो वो आपको पता है हर्ट्स होती है। हर्ट्स मतलब तो पर सेकंड, कि कितनी वाइब्रेशंस हुई एक सेकंड के अंदर। तो मैं इसको रेडियन भी कह सकता था ओमेगा को। तो आपको पता है जनरेटर से बना है ये सब कुछ, तो जनरेटर ने ही ये वोल्टेज दिया है। तो जनरेटर के अंदर कॉइल घूमती है, रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है। तो अगर एक सेकंड में 50 रेवोल्यूशन करे तो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी का करंट और वोल्टेज देगी आपको वो। ठीक है? और आपका जनरेटर पाकिस्तान में आपको पता 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से ही चलता है, और हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट, वो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी ही रखता है। अब अगर आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी एक सेकंड में 50 साइकिल्स पूरे करती है, ये तो होगी ना कॉइल वाली बात ऊपर जो मैंने बताई है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ के अंदर तो कॉइल तो नहीं है ना, यहाँ पे तो एक साइन कर्व है। और एक साइन कर्व के अंदर तो रोटेशन या रेवोल्यूशन की बजाय हमें साइकिल्स कहना चाहिए लफ्ज। तो यहाँ पे एक सेकंड में 50 साइकिल्स, एक सेकंड में 50 साइकिल्स यानी 50 चक्कर लग रहे होंगे। 50 साइकिल्स पर सेकंड। अगर आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी के पास 50 साइकिल्स पर सेकंड है, तो फिर आपके उस रोटेटिंग वेक्टर को भी चाहिए कि वो भी जब रोटेट करे, तो जो जब वो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम घूम के जनाब आपकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेटिंग वेक्टर यानी फेजर, उसको भी चाहिए कि वो एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे कर ले। तो भाई यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? आपकी रोटेटिंग वेक्टर को भी एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे करने पड़ेंगे अगर आपकी अल्टरनेटिव क्वांटिटी एक सेकंड में 50 साइकिल मुकम्मल करती है तो। आगे बढ़े। कहता है कि ये जो फिगर है, ये फिगर ए, ये वाली फिगर, ये वाली, कहता है कि ये शो कर रही है एक साइनोसाइडल वोल्टेज को, एक साइन वोल्टेज को, साइन वोल्टेज के वेव फॉर्म को। ठीक है? और ये लीड कर रहा है एक अल्टरनेटिंग करंट को। वोल्टेज क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक है? और कितना, कितना आगे है? ये आगे तो है, लेकिन कितना? पाई/2 से आगे है। द सेम फैक्ट हैज बीन शोन, यही बात कहता है, यही हकीकत हमने शो कर दी है वेक्टर डायग्राम के साथ। और यहां पर फिगर बी को यूज करके, फिगर बी के अंदर कहता है हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की है, ये वाली फिगर, इसको कह रहे हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? समझ आ गई बेटा? ये वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी ना ऊपर वाली, ये जो ऊपर डायग्राम थी, ये वाली डायग्राम, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। लेकिन नीचे वाली, ये वाली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? तो आगे देखें। यस सर। ओ आई, ओ आई, ये ओ आई लाइन देखें करंट वाली, ये कहता रिप्रेजेंट करेगी उस पीक वैल्यू को या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को जो करंट की थी, विच इज टेकन एज रेफरेंस क्वांटिटी। उसे आपने रेफरेंस लेना होता है, क्योंकि एक क्वांटिटी अगर रेफरेंस लेंगे तो उसके लिहाज से दूसरी को आप रोटेट करवा सकते हैं। इमेजिन नहीं करना ना आपने, जिस तरह पीछे आपको रोटेटिंग वेक्टर दिखाया था, तो एक वेक्टर देखे उधर ही खड़ा था, वो रेफरेंस बना हुआ था, तो दूसरा रोटेट कर रहा था। अगर कहते दोबारा वो स्लाइड दिखा दूंगा, लेकिन वो समझ आ गई होगी आपको। तो इसी तरह से ओ वी वेक्टर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को या पीक वैल्यू को कर रहा है। लेकिन ये किसकी वैल्यू को कर रहा है? ये करंट की नहीं कर रहा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की कर रहा है। और ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीड कर रहा है, आगे आगे चल रहा है।
कितना आगे आगे चल रहा है, 90 डिग्री से। तो दोनों वेक्टर्स को हमने कहता सपोज टू बी रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी वही होगी। और कहता है कि दोनों अल्टरनेटिव क्वांटिटीज के दोनों कहता है कि वेक्टर्स होंगे। और फिगर बी शो करती है पोजीशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट टी इज इक्वल टू जीरो। यानी जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुई, यहां से ये पता चलता है कि बुक इस पॉइंट ओ को ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं मानती। ठीक है, बुक किसको मानती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट? बुक इस अगले पॉइंट को मानती है। क्यों मानती है इसका अब तो आपको जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि मैंने तकरीबन इतने छोटे से आर्टिकल को जिस तरह एक्सप्लेन कर दिया, आपको कहीं से मिलना ही नहीं है। आप खुदाई भी कर लेंगे जमीन की तो वहां से भी मिलना है आपको ये वाला। तो भाई बताएं मुझे अब कि ये बुक इसको ओ वाले पॉइंट को ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्यों नहीं मान रही अब? ये क्यों कहती है कि टी इज इक्वल टू जीरो पर जो डायग्राम है वो ये वाली है, इसकी ए पॉइंट की डायग्राम दिखाई दी इन्होंने बस। बताएं जी। फेज डिफरेंस 180 से ज्यादा। हाँ जी वो जी, तो बिल्कुल फेज है। अक्सर बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और कोई अगर कोई किसी का और व्यू है तो समझ आ गई सबको बेटा? कि ऐसा बच्चा जिसको अब ये आर्टिकल अभी भी तंग करता है। समन तहसीन कहती है जी सारा आ गई है। फिर आगे बढ़ते हैं, जी जी पूछें जी। सर, पूछे पूछे, मेरी चाय जो भी आ हमारी गई। बुक पे डायग्राम दी गई है हम्म। उसमें करंट की जगह पर वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह पर करंट है। ये वाली जो मैंने डायग्राम बनी है ये जो वाली बी नहीं वाली, है बुक पे? नो मेरी बुक पे तो चेंज है। बेटा आप शायद अगला आर्टिकल देख रही हैं। मैं फिलहाल जो डायग्राम बनाई है वो बेटा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन वाली डायग्राम है। चेक कर लें आप। बुक ने डायग्राम बनाई हुई है, उसमें वोल्टेज शो किया हुआ, करंट शो किया हुआ। हाँ वही डायग्राम है मेरे पास जो बुक है। मैंने वैसे पीडीएफ से ये स्क्रीनशॉट लिया था, लेकिन क्या पता पीडीएफ, वैसे तो ये न्यू है पीडीएफ ये वाली 2024 वाली। लेकिन हो सकता है तब्दीलियां हों। अगर कोई और बच्चा देखे अपनी किताब और देख के बता दे अगर डायग्राम में वोल्टेज और करंट आगे पीछे हैं तो। जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, मैं इरेज करता हूँ सारा कुछ एक मिनट। तो ये देखें जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, क्या वो आपकी बुक पे नहीं है इस तरह की नो, चीज? कोई और वोल्टेज कोई बच्चा बताए। करंट है। सेम एज ऑन स्लाइड ऑन माई बुक। आमना यस सर। लोहानी की बुक पे यही है। अक्सर आपकी बुक पे अगर चेंज है तो कोई बात नहीं, फिर वो बाद में डिस्कस कर लेंगे क्या मसला है। बुक्स आपको पता है पाकिस्तानी ओके। किताबें इसी तरह की होती हैं, एक किताब में कुछ लिख देते हैं। कोई पुराना एडिशन है, कोई नया एडिशन है। तो चलें आप, फिलहाल मेरे पास जो बुक है ये रिसेंट है, ये कह लें लेटेस्ट कह लें। आगे देखें। तो ये तो एक लेक्चर था, उसके बाद अगला। अच्छा इसका तो आप आंसर आपको आता होगा, तो इसका आंसर समन तहसीन बताने लगी है। समन जल्दी करना पुत्र आपने। पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कितनी होती, जल्दी करो। समन कहाँ सोई हुई हो तुम? 50 होगा जी। ठीक है बता दिया जी। आगे देखें अब। अच्छा, द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन अ रजिस्टर। एक रजिस्टर के अंदर हीट पैदा हुई है। हीट 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 जब करंट गुजरता है तो हीट पैदा करता है। दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। तो कहता है कि रजिस्टर के अंदर हीट पैदा हुई है अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, जिसकी रूट मीन्स की वैल्यू 10 एम्पियर है। तो आपने बताना है कि ये जो हीट है, ये डायरेक्ट करंट अगर इतना ही हो 10 एम्पियर का, कहता है कि हीट इज द सेम एज हीट ऑफ डायरेक्ट करंट ऑफ। करंट कितना होना चाहिए कि सेम हीट पैदा हो जाए? जो हीट पैदा हुई है 10 एम्पियर की रूट मीन्स के वैल्यू से ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, वही हीट किस वैल्यू से पैदा होगी? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा डायरेक्ट करंट वही हीट पैदा कर सकता है जो रूट मीन्स के वैल्यू 10 एम्पियर ने पैदा किया था? इसका आंसर देने के लिए तशरीफ ला रही हैं यहां से अमारा मुश्ताक। जल्दी करें जी, टाइम नहीं है। हमारा मुश्ताक बताएं जल्दी आंसर। लेक्चर नहीं लिए पिछले, हमारा सोगी भी है लेक्चर ऑन करके ना। अच्छा ये क्या नाम है, अरीबा बशीर बताएगी। जल्दी करो रीबा, ये भी सोगी भी है।
हाँ, इनका सबका पता चलता जा रहा है कि कौन कौन सोया हुआ है, कौन मोबाइल छोड़ के चला गया हुआ है। अच्छा, तो उम्मे हनी बताने लगी है। माइक पे सर बता दो सी। कोई। क्या होगा जी, सी। सी? अच्छा, सी एक ऑप्शन आया जी, सी। अब ये तूबा इश्तियाक बताएगी जी, जल्दी करें जी। भले मैसेज पे बताएं, भले रिकॉर्डिंग माइक आन के बताएं, जल्दी करें। तूबा कहती है सी होगा। अच्छा, और कोई बच्चा आंसर खुद ही देना चाहे तो बता दे जी। माइक ऑन करके बता दे, ऐसे मैसेज पे जल्दी करें। जो खुद ही बताना चाहता है उसका नाम नहीं मैं लूंगा। आवाज ठीक नहीं आ रही क्या मेरी? हमारा कहती है आवाज नहीं आ रही। भाई आवाज आ रही है आप सबको कि नहीं? स्क्रीन पर क्या शो हो रहा था फिर आप लोगों को? हम्म? अब शो हो रही है? वो बच्चों, सी ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन बताओ ना, अगर है किसी के जहन में तो। या सबका सी ही है? ईमान कहती है बी ऑप्शन होगा, और कोई? चलिए ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। आमना लोहानी, आपको पता है बेटा ऑप्शन का? पता है तो बता दो कोई। चलिए नहीं पता जी, देखें जी आंसर। बेटा, आपको याद होगा कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जब मैं पढ़ाई थी, तो मैंने आपको कहा था कि ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू असल में इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो हीटिंग फैक्ट होता है वो वही होता है जो डायरेक्ट करंट का होता है। डायरेक्ट करंट, अगर आप डायरेक्ट करंट जोड़ते हैं एक सर्किट के साथ, डीसी जोड़ दें, तो वो जो हीटिंग फैक्ट पैदा करता है, बिल्कुल उतनी ही हीट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पैदा करेगी। यानी अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, फर्ज करें, लेट्स सपोज कि मेरे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है 230, 230 वोल्ट, तो ये बराबर होगी डीसी के, डीसी वैल्यू ऑफ 230 वोल्ट। यानी अगर बैटरी हो 230 वोल्ट की, 230 वोल्ट की बैटरी, और 230 वोल्ट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये दोनों सेम इफेक्ट पैदा करती हैं। इसी वजह से हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को क्या कहा था? इफेक्टिव वैल्यू कहा था। याद आया किसी को? अब आंसर बताओ, अब तो बता देना चाहिए आपको। अब जल्दी करें, आंसर बताएं अब कौन सा होगा। अब आंसर क्या होगा? अब सब बता रहे हैं जी। अब तैयबा कहती है ए होगा, सब ने बता दिया। अब पता चल गया होगा कि ऑप्शन क्या है, ए। चलें जी, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने नहीं बताया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 10 एम्पियर आंसर था, पता चल गया आपको। आगे देखें जी। नेक्स्ट आर्टिकल है एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स क्या होते हैं? आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट तक पाथ होता है, दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स के दरमियान, जहां से क्या गुजरता है, करंट गुजरता है। जैसे आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, एक बैटरी है, एक लैंप लगा हुआ है, एक स्विच है। इस स्विच का क्या नाम है? इस स्विच का नाम, असल नाम क्या, पूरा नाम क्या इसका? इसका पूरा नाम को बता सकता है? उमे हनी बताएगी, जल्दी करो जी, इसका पूरा नाम लिखने लगाऊं। इसका पूरा नाम याद रखना है, ये है मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि बेटा आपने एक और स्विच पढ़ा हुआ है, और आगे पढ़ेंगे भी, इस तरह के और स्विच पढ़ेंगे जो होंगे स्विच ही, लेकिन उसके अंदर भी बैटरी लगी होगी, यानी वो खुद भी बैटरी से चलेंगे। उनको हम इलेक्ट्रिकल स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल स्विच। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ, जैसे मैं लेबोरेटरी में आपको दिखा सकता हूँ, लैब में दिखा सकता हूँ, ये सिर्फ करंट का रास्ता रोकना और बंद करना इनका काम है। और इनमें मोशन होती है बस, ऊपर नीचे होते हैं बस, ये मैकेनिकल स्विच होता है, ठीक है। लेकिन आपने रिले सर्किट पढ़ा होगा, रिले सर्किट याद है? 10th क्लास, चैप्टर नंबर 15, लास्ट आर्टिकल, रिले। रिले सर्किट में आपने ये पढ़ा था कि एक ऐसा सर्किट जो अपने छोटे करंट से, बैटरी के करंट से बड़े करंट को कंट्रोल कर पाए। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? तो वो वाला इलेक्ट्रिकल स्विच कहलाता है, ठीक है। ये कहती है ए क्यों होगा। और भाई, रियल मी C21 जो आईडी है, इसका सवाल है कि सर ए ऑप्शन क्यों होगा, मैंने अब देखा है। और बेटा ए ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि 10 एम्पियर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू थी, और उन्होंने पूछा ये था कि बताइए कि इस 10 एम्पियर की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, बताइए कि डायरेक्ट करंट की किस वैल्यू से वही सेम इफेक्ट पैदा होगा।
तो हमने फिर ज़्यादा ये पहले पढ़ा हुआ है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू असल में इफेक्टिव वैल्यू भी कहलाती है, और इसी वजह से इफेक्टिव वैल्यू कहलाती है क्योंकि इसका इफेक्ट सेम वही होता है जो किसी डीसी वैल्यू का होता है। यही वजह है कि हमने अपने मीटर्स को, एसी वोल्ट मीटर्स को कैलिब्रेट कर रखा है, और उन्हें के उनके अंदर जो वैल्यूज शो होती हैं वो असल में रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं। जैसे आपके घर में जो वोल्टेज आ रहा होता है, वहां पे शो हो रहा होता है 230 वोल्ट, तो वो बेटा पीक वैल्यू नहीं है। पीक वैल्यू तो 311 वोल्ट होती है, तो वहां पे पीक वैल्यू शो नहीं हो रही होती, वहां पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू शो हो रही होती है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। एक एसी और डीसी सर्किट में क्या फर्क है, चेक करें जी। बेटा, जो डीसी सर्किट्स होते हैं, डीसी सर्किट्स के अंदर रजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है, रजिस्टर होते हैं इनके अंदर। प्योर डीसी सर्किट में रजिस्टर जैसे वायर लगी हुई है सिंपल। अब जरूरी नहीं कि आप अलहदा से रजिस्टर ही लगाएंगे, भाई एक वायर की भी रेजिस्टेंस होती है। तो जो पीछे आपको सर्किट दिखा रहा था उसमें बल्ब लगाया हुआ था, आप दोबारा चेक कर लें, उसमें बल्ब लगाया हुआ था, और बल्ब असल में, बल्ब आपको पता होगा कि रेजिस्टेंस रखता है, ठीक है। तो बल्ब की रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब कि ये डीसी सर्किट था, क्योंकि इसमें बैटरी लगी हुई है, तो ये एक डीसी सर्किट दिखाया जा रहा था। तो डीसी सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर हो सकता है, ठीक है, और इसमें बेसिक एलिमेंट रजिस्टर ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू बहुत दफा आ चुका है कि एक डीसी सर्किट में सबसे बुनियादी एलिमेंट कौन सा होता है जो हर सूरत होगा, जिसके बगैर गुजारा नहीं है, वो रजिस्टर है। जबकि एसी सर्किट्स में ये तीनों चीजें हो सकती हैं। या मीटिंग खत्म होने वाली है, लेस देन 1 मिनट, तो दोबारा ज्वाइन करेंगे आप इसके बाद। तो अब दोबारा इसको स्लाइड को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।